ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं, 9 बज रहे हैं और अब आपको जम्मू वापस लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां वादी से ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमने आगाह किया, लेकिन जम्मू के अंदर भी सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग जो जम्मू पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी लगातार पार्टी लीडर्स के साथ बात की गई और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये पेशरफ्त हुई है कि पार्टी ने अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मेयर या डिप्टी मेयर कौन होगा, ये नाम तो 2 सामने आ गए हैं। अब उनके नाम यानी इलेक्शन का वो हिस्सा होंगे, लेकिन आज सबकी नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर भी हैं, क्योंकि वो भी अपने नामों का ऐलान करेंगे। उनकी तरफ से भी जो फाइल नाम आए हैं वो फाइल नॉमिनेशन की जानी है और जीएमसी के लिए 21 अक्टूबर 2022 को यानी सिर्फ 3 से 4 दिनों के बाद इंतखाबात होंगे। इन सब के बीच में बीजेपी, कांग्रेस, आज़ाद उम्मीदवार आज तमाम के तमाम लोग 12 बजे के आसपास और 12 से 1 बजे के दरमियान पर्चा नामजदगी आज दाखिल करने वाले हैं। सर देखिए, बिल्कुल आज से ये इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि आज की बार में जो इंडिपेंडेंट जो काउंसलर्स हैं उनका किस तरह से, क्योंकि 2 लोग पहले ही ऑलरेडी इस काउंसिल के उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो स्ट्रंगत है, पार्टी स्ट्रंगत, वो भी देखनी पड़ेगी और साथ साथ में जो इंडिपेंडेंट्स हैं जिनमें से ख़ासतौर पे जिनमें अपने कैंडिडेट्स आज अनुबाली और उसके साथ साथ जो दूसरे का अमित गुप्ता, इन दोनों को आज उन्होंने नॉमिनेट भी किया है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। तो इनके मुकाबले में बीजेपी जो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, तो कांग्रेस ने भी बताया कि वो अपना एक ही उम्मीदवार उतारेगी, वो सिर्फ मेयर के लिए, डिप्टी मेयर या दूसरे के लिए नहीं उतारेगी। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमें कि किस तरह की सिचुएशन बनती है, क्योंकि पिछली बार जो हमने सिचुएशन देखी थी वो वन साइडेड थी। पिछली बार बीजेपी वन साइडेड थी और उस बार भी हमने इंडिपेंडेंस में देखा था कि कुछ ब्रेक थ्रू में बड़ा नहीं हो पाया था। अब की बार देखना पड़ेगा जो अपने आप को इंडिपेंडेंस बता रहे हैं या जो अपने आप को बीजेपी से हट के जमातें बना रही हैं, जहाँ ऑल पार्टीज का मीटिंग जम्मू में हो रही है, वहीं आज ये भी देखना पड़ेगा कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो अपोजिशन की जमातें बीजेपी से हट के अपोजिशन मेंबरान है, वो किस तरह से एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और आने वाले वक्त में जम्मू में मेयर और डिप्टी मेयर किस जमात में होगा, ये लगभग अभी तय तो नहीं है, लेकिन कुछ अंदाजे से लग रहे हैं और उन्हीं अंदाजों के बीच में आज फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें देखना होगा कि आज कांग्रेस का कौन कैंडिडेट, कांग्रेस वाकई में आती है क्योंकि उन्होंने बताया कि कैंडिडेट है, फिर बीजेपी आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, ये सब लोग किस तरह से सामने आते हैं। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि जो नंबर गेम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में है और जिन लोगों को अब आने वाले दिनों के अंदर जिम्मेदारियां दी जाएगी, जो मेयर और डिप्टी मेयर होंगे, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं, महज 9 से 10 महीनों का वक्त होगा, क्योंकि आइंदा बरस 2023 में इंतखाबात होने हैं। जो मियाद है तमाम काउंसलर्स की वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद जीएमसी के दोबारा से चुनाव होंगे। अब जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वार्ड नंबर 16 से जो काउंसलर थे राजेंद्र शर्मा, उनको मेयर के ओहदे के लिए नामजद किया है, जबकि वार्ड नंबर 56 के जो काउंसलर थे बलदेव सिंह बलोरिया, जिनको काफी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा गया और काफी अच्छी तादाद में इन्होंने वोट भी लिए थे, उनको डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। जबकि रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो इस वक्त सदर हैं यूटी के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये दोनों उन तमाम लोगों के यानी सब तमाम के तमाम काउंसलर्स, पहले जो विद इन द हाउस जब मीटिंग होती थी तो 10-15 लोग जरूर ऐसे होते थे जो मेयर और डिप्टी मेयर के फैसले से कहीं ना कहीं खफा नजर आते थे। इस बार बीजेपी की आला क़यादत का भी कहना है कि तमाम वो लोग हैं जो काउंसलर्स की पसंद है, उनके कहने पर ये सारे लोग सामने लाए गए हैं और सबको इंतजार आज दोपहर 12 बजे के आसपास का है, जब त्रिकुटा नगर जम्मू में, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर से भी इन लोगों को एक साथ पहले तो इनका इस्तकबाल यहाँ किया जाएगा, उसके बाद ये दोनों कंसर्न बॉडीज के पास जाएंगे, वहां इन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कराना है और उसके बाद कंसर्न ऑफिशियल्स वहां से सारी इनकी फॉर्मेलिटीज हासिल करेंगे। उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके दफातर में भी वहां कारकुनान के साथ भी आप देखेंगे काफी पुरजोश नजर आएंगे। और जो आज़ाद काउंसलर्स हैं, वार्ड नंबर 24 के काउंसलर हैं अनुबाली, उनको मेयर के ओहदे के लिए यानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनमें से वो हैं। वार्ड नंबर 19 के काउंसलर हैं अमित गुप्ता, उनको डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। कांग्रेस के चीफ जो जब उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी पार्टियों के काउंसलर्स भी आज के वक्त में सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिन नामों को सामने लाया, इस बात का भी इंतजार करना होगा कि क्या वाकई में वो इतना दमखम रखते हैं कि आज यकतरफा वोट लेकर वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में जो बीजेपी है उसको पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी सूरत हाल जो है वो आपको बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन 21 तारीख का भी इंतजार करना होगा। आज सिर्फ फाइल नॉमिनेशंस होंगी, 21 तारीख को इंतखाब होगा, उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। इस पर भी वक्तन फक्तन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब जम्मू की बात छिड़ी है तो जम्मू में आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू के बाद वादी कश्मीर में भी सिविल सोसाइटी हो, मुलाजमीन हो, NGOs हो, गैर सरकारी इदारों से जुड़े हुए जिम्मेदारान
तमाम लोग एहतजाज करते नजर आए। और एहतजाज हमने देखा कि सैटरडे इवनिंग के बाद जब हम वादी कश्मीर के एक हिस्से के अंदर एक और कश्मीरी पंडित को गोलियों का निशाना बनाया गया, तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल बनी। और अब मांग ये सनम जो रखी गई है वो कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने वाले दिल्ली के अंदर जो ग्रुप्स हैं, या फिर इसके अलावा वादी कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के लिए काम करने वाले लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो तमाम लोग इस वक्त कह रहे हैं कि आप एहतजाज तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मुतासरा अफराद हैं, जो ख़ानदान है, उसको नौकरी भी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उनकी जो पूरन साहब जिनको कत्ल किया गया था, उनकी अहलिया को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजे की शक्ल में सरकार की। देखिए बिल्कुल, आज सिर्फ ये जो जम्मू की डिविजनल इंतजामिया उनने कल ही बता दिया था कि उनको जॉब वगैरह जितनी भी सरकार की तरफ से असिस्टेंस की मदद की जा सकती है वो की जाएगी। और उन्होंने बताया था कि सरकार ने खुद एलजी की तरफ से भी बताया गया था कि वो इस पर जब उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की थी, हिंदी में कहीं निंदा की थी, तो उसके बाद उन्होंने उस अपने बयान में बताया था, सरकार का जो बयान आया था कि हर तरह से जो डिस्ट्रिक्ट फैमिली है उनकी मदद की जाएगी। लेकिन ये 1 करोड़ की मांग जो है, इस पर भी सरकार जो है वो गौर करेगी, देखना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट हमने देखा कि कल जो किलिंग हुई कश्मीर में, शोपियां में जो किलिंग हुई, उसके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू में अगर उसी वक्त प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे, जम्मू के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चाहे जम्मू का जगती का कैंप हो या दूसरी जगह पे हो, या पॉलिटिकल पार्टी जम्मू की थी, सब ने कहीं ना कहीं मुजाहरे किए और इस जो किलिंग्स हुई थी इसकी मजम्मत की गई थी। लेकिन कश्मीर में भी उस पर काफ़ी गम गुस्सा देखने को मिला। उलमा जो हैं, उलमा ने ठीक उस वक्त जब ये किलिंग हुई थी उसके फ़ौरन बाद दूसरे दिन जब जुम्मे का दिन था, तो वहाँ पे भी मसाजिद में जो है बाज़ाब्ता तौर पे इसमें खुतबे के दौरान इसका तज़किरा करते हुए इसकी मजम्मत की गई। और मसाजिद के साथ साथ फिर जो उलमा ने बाज़ाब्ता तौर पे जुलूस भी निकाले, बाहर भी निकले। और सिविल सोसाइटी कश्मीर की है, सिविल सोसाइटी चाहे वो वहाँ की जो भी जितनी बरादरी है, कैंडल लाइट जो मार्च वगैरह किए गए, ये सब कुछ एक तरह से कश्मीरी इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और फिर ख़ास तौर पे उन कश्मीरी भाइयों का जो कश्मीर में ही रहते थे और फिर आज की सियासत का, आज के हालात का शिकार बनते जा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर कश्मीर में गम गुस्सा बराबर दिखाई दे रहा है। और इस गम गुस्से में जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक तरह से एक ही आवाज़ उठ रही है कि स्टॉप दिस नॉनसेंस किलिंग, स्टॉप दिस ऑल, जो इस तरह फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल जो है। आसिफ, दिल्ली से लेकर वादी कश्मीर तक एहतजाज हुए, कैंडल मार्च निकाले गए, और वादी कश्मीर से या जम्मू से हमने देखा मसाजिद सामने आए, तमाम मजहबी पेशवा एक साथ एक आवाज़ में ये कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ के साथ कम से कम वो खड़े नहीं हो सकते। नौजवान आगे आए बड़ी तादाद में, और ये दिन की बात नहीं है जब तालाब लोग जब जम्मू के अंदर बंद तालाब वाले इलाके में जब आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही थी पूरन साहब की, तो उस वक्त हमने देखा कि वादी कश्मीर के साथ जम्मू में दिन में जो एहतजाज हुए वो आधी रात तक भी जारी रहे। कैंडल मार्च निकाले गए और एक तरफ सियासी जमातें जो तंजीमें थी वो तमाम लोग सड़कों पर थे, लेकिन साथ ही साथ निशाने पर शिवसेना हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को भी लिए और वज़ीर दाखिला के उस बयान को भी कि 5 अगस्त के बाद बहुत सारी तब्दीलियां जो लाई गई, उनमें बड़ी कामयाबी ये थी कि सलामती सूरत हाल बेहतर हुई है। और उस बयान के लिए भी कल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हद तनकीद वो सियासी जमातों की तरफ से मरकज़ और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बनाया गया है। बहरहाल आज दिन भर भी क्योंकि मुलाजमीन का एहतजाज चल रहा है, तो वो तमाम मुलाजमीन जो मुसलसल जम्मू के अंदर 170 रोज से एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने फिलहाल स्ट्राइक को कंटिन्यू करने की बात कही है। ये वो तमाम मुलाजमीन हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज के तहत लगने वाले, और दूसरे वो जो जम्मू में रिजर्व कैटेगरीज बेस्ड जो मुलाजमीन हैं, जो रजनीवाला के कत्ल के बाद कह रहे थे कि हमें वादी से जम्मू मुंतकिल किया जाए, वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो इस प्रोटेस्ट को फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ इसी तरह के जो वाक़यात जो 20 से 21 लोगों को माइनॉरिटी के टारगेट किया गया है, तो वो भी कहीं ऐसी सूरत हाल में अपनी जान न गंवा दे, इस चीज़ का उन्हें खदशा है, डर सता रहा है। लिहाजा इंतजामिया इस चीज़ को पहले एश्योर करे कि उनकी सिक्योरिटी सही है, जिसके बाद वो वापस वादी के लिए लौटेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की भी करते हैं। वो शाहरा जो वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ती है, शाहरक कहलाती है, लेकिन माजी की तरह रवां बरस भी ये शाहरा कहीं ना कहीं दर्दसर बनी रही और इंतजामिया की तरफ से भी लगातार क्लियरेंस आ रही है, पुलिस की तरफ से लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं के बाद दीगर, और उनमें जानकारी दी जा रही है कि सारी चीज़ें मामूल के मुताबिक है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन रात से अब तक की जो तस्वीरें बताती हैं और पुलिस की तरफ से तस्दीक की गई है, मोहिता शर्मा जो कि SSP है रामबन, उनकी तरफ से भी ट्वीट्स मुसलसल किए जा रहे हैं कि जो नोमैडिक मूवमेंट है, जो खाना बदोश वादी कश्मीर से वापस जम्मू की तरफ लौट रहे हैं माल मवेशियों के साथ, वो कहीं ना कहीं जो है स्लो मूवमेंट का सबब बन रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नेशनल हाईवे फिलहाल ओपन है, किसी तरीके से सूरत हाल जो है यहाँ पर ऐसी नहीं बन रही है कि
पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा काफी ज्यादा नुकसान फ्रूट ग्रोवर्स का, बाकी तमाम लोगों का। इस वक्त नेशनल हाईवे का अपडेट यह है कि आप शाहरा पर सफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता करें श्रीनगर, रामबन और जम्मू में या नगरोटा के अंदर, जो कम से कम ये पता चलेगा कि आप मूव फॉरवर्ड आसानी से कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि नॉमेडिक मूवमेंट काफी ज्यादा है दिन में भी रात में भी। और इस वक्त जो पुलिस की तरफ से भी कंफर्मेशन जो मुसलसल दी जा रही है एसएसपी मोहिता शर्मा की तरफ से भी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैफिक स्लो चल रहा है, रीजन उसका यही है जो मूवमेंट इस वक्त हाई। बिल्कुल आसिफ, कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे लगभग 3 घंटे के लिए ट्रैफिक की जो है वो मुअत्तल रहा था, और उसकी वजह जो है वो ट्रैफिक की स्लो मूवमेंट की वजह भी जो एडमिनिस्ट्रेशन बता रही थी कि इस हाईवे पे कहीं ना कहीं मैक्सिमाइजेशन। हम सीधा आरिफ फहीद के पास चलते हैं। बानिहाल में आरिफ फहीद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। आरिफ, अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो ताज़ा तरीन सिचुएशन बताइए। आप बाहर बानिहाल के मेन बाज़ार में होंगे इस वक्त, तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे? हाईवे थ्रू है या नहीं, और अगर नहीं है तो कहाँ पे रुकावट है? जी बिल्कुल सोनू सर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की जब हम बात करते हैं तो आज अगर लेटेस्ट हम हाईवे की अपडेट की बात करें तो आज रात भर जो है जो माल बाजार गाड़ियां हैं उनको बानिहाल से स्ट्रेच से जो है जम्मू की ओर निकाला गया। और आज अगर बात करें तो आज जम्मू से श्रीनगर की ओर बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी आफ्टरनून के बाद, और दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल को चलने की इजाजत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो रामबन बानिहाल का एरिया है जो पिछले कई सालों से सुर्खियों में बना हुआ था, आज भी उसी तरह से, क्योंकि जो वादी से गाड़ियां आती है उनको लामबर बानिहाल का जो 4-वे टनल है उसके साथ में जो है उनको तकरीबन 1000 ट्रकों को जो है वहां पे उनको लाइन अप किया जाता है, उसके बाद ही उनको जने जम्मू की ओर छोड़ा जाता है। और कहीं ना कहीं पे स्पेस की तंगी की वजह से हम मान सकते हैं कि रामबन बानिहाल में अभी भी हाईवे की वो सूरत हाल नहीं है जिसकी की उम्मीद की जाती थी कि पिछले 8-7 साल से जो काम चल रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और ट्रैफिक रेगुलेशन में भी जो है मुश्किलें जो है अभी भी वो कम नहीं हुई है। आरिफ, यूजुअली इस हाईवे पे हम देखते हैं बारिश वगैरह पड़ी तो हाईवे बंद हो जाता है। फिलहाल ये हाईवे के बंद होने की वजह क्या सिर्फ ये जो काम चल रहा है वो है, या कोई और वजह, या बारिश वगैरह जो है वो है? बिल्कुल सर, जिस तरह से रामबन बानिहाल सेक्टर जो है मतलब हल्की बारिशें हो तो मिहाड़ का इलाका, रामपुर का इलाका जो है ये कहीं ना कहीं पे जो है दर्द सिर बन जाता है पैसेंजरों के लिए या फ्रूट ग्रोवर्स या ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो लेकिन आज हम बात करें जिस तरह से वर्किंग एजेंसी ने जो शुरू में टारगेट दिया था कि 2-4 साल के अंदर काम को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें फैक्ट से बात करें तो रामबन बानिहाल में जो वर्किंग एजेंसी की जो गफलत जारी है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है बार बार नोटिस किया, विजिट की, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी भी जो है यानी रामबन बानिहाल सेक्टर में जो है सख्त अंदाज में दोनों तरफ से गाड़ियां नहीं चल पाती है। देखिए आज जो गाड़ियां जो वादी से कुछ आ गई है उनको यानी बानिहाल के सेक्टर में जो है लाइन अप किया जाएगा। आज जब जैकानी चौक से जो है बड़ी गाड़ियों को वादी की ओर छोड़ा जाएगा। वहीद, आरिफ, ये जरा हमें ये बताइए, आपने बताया कि पैसेंजर व्हीकल्स को मूवमेंट की आज इजाजत दी जाएगी, आपने फ्रूट्स के बीच में बात की, तो क्या ये ट्रक्स वगैरह की मूवमेंट की आज की इजाजत नहीं है? और अगर ट्रक्स वगैरह कश्मीर से आ रहे हैं उनको कहाँ पे रोका जा रहा है? कुछ आपके पास तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सर, वही मैं बता रहा हूं कि जो ट्रैफिक प्लान है जिस तरह से आज यानी दोपहर के बाद जो है उधमपुर से बड़ी गाड़ियों को जो है वादी की ओर जो है एशियाई खुर्दनी लेकर जाएंगे। उसके बाद जो है जो जिनको अब जम्मू की ओर जाना है उनको आज दिन में जो है बानिहाल जो काजीकुल नवयुगा टनल के बिल्कुल सामने जो बड़े बड़े वो ट्रक यार्ड बनाए गए हैं वहां पर उनको लाइन अप किया जाएगा। 1000 की कैपेसिटी जो है जो गाड़ियां है वहां पर उनको रखा जाता है। उसके बाद जब आज की डेट में वादी की ओर जो ट्रकें जाएंगी और कल दोपहर के बाद जो है वो 1000 गाड़ी जो है उनको जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा, और इसके बीच में जो छोटी गाड़ियां हैं उनको चलने की इजाजत दी जाती है। बहुत शुक्रिया आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी बानिहाल से आरिफ वहीद पूरी जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ सिचुएशन है जम्मू श्रीनगर हाईवे की। और जम्मू श्रीनगर हाईवे पे सबसे बड़ी परेशानी जो आम लोगों को, जो सरकार को परेशान करती है, वो वहाँ पे हाईवे पे काम जो चल रहा है और वो जिस रफ्तार से चल रहा है। हमारे यहाँ कश्मीर में मुहावरा है, जम्मू में भी वही बात बताई जाती है, कछुए की रफ्तार से। और वो कछुए की रफ्तार से जो काम है उसमें कहीं न कहीं सरकार को कुछ
हायर स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो काम जो है वो तेज़ी से हो और ये परेशानी जो है, क्योंकि सरकार ने जब कदम उठाया तो जम्मू से लेके उधमपुर तक का जो हाईवे है या यूं कहें नाशरी तक का जो 4 लेन हाईवे है वो फटाफट में तैयार हो गया, लेकिन उससे आगे जो हाईवे है उसमें जो काम है वो कचरे की रफ्तार चल रहा है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो आसिफ आपको बताएगा कि सरकारों को मार भी पड़ती है, जुर्माना भी हुआ है, और ये जुर्माना आसिफ रशीद मेरे साथी आपको बताएंगे कि इस महकमे को पड़ा, किस तरह पड़ा और क्यों हुआ ये सब कुछ। आसिफ जरा तफसील बताइए हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक तरफ से ये फटकार भी समझ लिया। हालांकि ये सिर्फ एक जगह का मामला है जिस पर इंतजामिया पर ये तलवार लटकी है, अगर शायद कार्रवाई संजीदगी के साथ हो। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। दरअसल मामला है आलूदगी का, वो इलाके जहां पर आबी ज़खायर सुकड़ते जा रहे हैं या नुकसान काफ़ी ज़्यादा हमने उठाया है, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स भी तैयार होती है, लेकिन रिपोर्ट्स पर काम कितना होता है ये माजी में हमने देखा है। मौजूदा वक्त में भी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह की शिकायतें आती रहीं, लेकिन ताज़ा खबर और वो है एनजीटी के हवाले से। बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो माहौलियात पर राह रास्त नजर रखता है, कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, कितना तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को दिया जाता है, ये सारी जिम्मेदारी इस पर होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जुर्माना इस बार किया गया है एनजीटी की तरफ से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। मामला है वादी कश्मीर के अंदर, एक तो दूध गंगा और मम्मद कोल के पानी की नदियों में जो आलूदगी फेंकने का मामला था, उस पर इंतजामिया पर काफी सख्ती की गई है एनजीटी की तरफ से, और ये जुर्माना जो है वो 35 करोड़ रुपए का आयद किया गया है। दूध गंगा दरियाई जेहलम में जा मिलती है। इसी तरीके से एनजीटी ने यह भी जब मुशाहिदा किया तो पता चला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर दूध गंगा में गंदगी, जो गंदे पानी को, जो पानी है उसको आलूदा कर रही है, और दूसरी तरफ बाकी जो आसपास मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो जिन जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी वहां पर कैसे इंतजामिया की तरफ से इकदाम मुमकिन तौर पर उठाए जा सकते थे, वो ना होने की सबब अब नोटिस जारी हुआ है, और ये नोटिस सर्व किया गया है जिसमें 35 करोड़ रुपए का जो जुर्माना आयद हुआ है मुतलका इदारे पर। और बड़ी बात है कि म्युनिसिपैलिटी जो बडगाम है उसने भी ठोस कचरे का इंतजाम नहीं किया है, और इस कचरे को मोहम्मद कोल या जो नदी है उसके किनारे फेंक दिया। बाद में ये पानी में मिक्स हुआ, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये पानी जो इस्तेमाल भी होता है वहां तक ये आलूदगी का जो है वो असर देखा गया। लेकिन सख्ती दिखाई गई उस इदारे की तरफ से जिस पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जाते रहे। सब सोने को जब जब नुकसान पहुंचा, मुख्तलिफ मंसूबों से जब तामीरात के दौरान बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब हुए तो तब भी ये देखा गया कि नुकसान माहौलियात को कैसे पहुंचाया गया। तो एनजीटी पर जो जिम्मेदारी थी आज कम से कम थोड़ी सी निभाते हुए, और ये क्रेडिट भी किसको जाना चाहिए या कैसे जाना चाहिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इस वक्त फोन पे हैं। सनम जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल, जिस तरह हम कर रहे थे बात, मेरे साथी आसिफ बता रहे थे कि ये जो हमारा जो कोल है, मोहम्मद कोल है, या उसके साथ साथ शहर श्रीनगर को सबसे ज्यादा पानी का बड़ा जरिया जो कभी हुआ करता था उसकी बात कर रहे थे। जरा पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये दोनों नाले आज बचे हुए, मेरी नॉलेज के मुताबिक जैसे आप नौगाम के पास पहुंचे उसके बाद ये नाले खत्म हो जाते, कभी ये सनत नगर से होते हुए, कभी नहीं 2-4 साल पहले सनत नगर से होते हुए, रामबाग से होते हुए, छानपुरा से आगे ये दरियाई जेहलम में गिरते थे। अब तो कहीं है नहीं, क्या वो उस पर नजर है सरकार की? ये हम पहले ये बात करेंगे, बाद में एनजीटी की बात करते हैं। बिल्कुल सनम, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी अक्कासी की है। दरियाई जेहलम को छोड़कर जो नाला दूध गंगा था, जो कि इसकी एक अहम ट्रिब्यूटरी थी, ये शहर श्रीनगर से भी निकलता था और उसके बाद रामबाग के इन इलाकों से, जैसा कि आपने खुद ही अक्कासी की हुई है। लेकिन आज चाडोरा के बाद हम इसे दरियाई दूध गंगा नहीं कहेंगे, नाला दूध गंगा नहीं कहेंगे, तो बल्कि आज एक ड्रेनेज की सूरत जो है इख्तियार कर चुका है। और यही वजह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस बात का संजीदा नोट की, डॉक्टर राजा मुजफ्फर की दरख्वास्त पर कि इस नाला दूध गंगा की जो हैयत है वह खत्म हो चुकी है और इसमें अर्बन लोकल बॉडी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बराह रास्त जिम्मेदार है। और इससे पहले भी एक नोटिस जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज को रवाना किया गया था, जिसमें 3 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माना आयद किया गया था, और वो 3 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो बाकायदा तौर पर अदा किया गया है। हालांकि उस 3 करोड़ रुपए को खर्च करना था नाला दूध गंगा की हैयत को बरकरार करने के लिए या ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक भी वो पैसा जो है वो एक रिंग अकाउंट नहीं है, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। आज मजीद जो है 32 करोड़ रुपए जो है वो इस पे
जुर्माना आयद किया गया है। अर्बन लोकल बॉडीज और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें एक बार फिर से आ गई है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये क्लियर डायरेक्शन है कि वाटर को पोल्यूट करने में जो भी मुलविस होगा उसको उसका मुआवजा अदा करना होगा। पोल्यूटर पेज जिसका नाम रखा गया है, उसी के तहत अब जम्मू कश्मीर सरकार ये चीजें यहाँ पर भुगत रही है, क्योंकि यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अगर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहा है उस पर कसीर रुकूमत आ भी रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जब जमीनी स्तर पर नहीं है, उसकी वजह से जितने भी हमारे नाले हैं, ये सिर्फ दूध गंगा नाले की ही बात नहीं है, बल्कि जितने भी नाले हैं वो सारे पोल्यूट हो गई हैं। अब क्योंकि एक दरखास्त इस पर्टिकुलर नाले के मुताबिक थी और उस पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 32+3 टोटल 35 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो आयद किया है। इसमें कोई डेडलाइन फिक्स की गई है कि आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा, कैसे आपने खिदमत अंजाम देनी है? क्योंकि एक नहीं दूसरा इदारा भी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके में गैर जिम्मेदारी का सबूत देता रहा और बडगाम म्युनिसिपैलिटी का भी जिक्र किया गया इस ताजा तरीन नोटिस में। बिल्कुल, हालांकि इसमें अभी ये तो नहीं कहा गया है कि कब तक आपने करना है, लेकिन ये लायबिलिटी है, क्योंकि ये अब हुक्म है, ये अदलिया का हुक्म है और ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से जो ये ऑर्डर दिए गए हैं, ये उस ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं जो साल 2014 में ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हुए हैं। तो ये उसी की कंटिन्यूटी में ये ऑर्डर की जो है जारी किया गया है और इस तरह से ये ऑर्डर ये हतमी है और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है इनसे बचने की कि वो इस कंपनसेशन से या इस जुर्माने से हम कह सकते हैं बच सकें। गवर्नमेंट को ये चीजें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्हें इसकी अदायगी करनी होगी और उस पैसे को जरूर इसकी रेस्टोरेशन के लिए, चाहे वो जो भी नदी है या जो भी नाला है, उसकी रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बिल्कुल आसिफ, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक जो देखना चाहते हैं वो जो हमें देख रहे हैं, ये दूध गंगा जो है ये यूसमर के ऊपर के इलाके से आता है और ये गंगा चूंकि बहुत पवित्र मानी जाती है तो ये दूध वाला सफ़ेद जो है ये सफ़ेद गंगा है। यहाँ का पानी बिल्कुल दूध की तरह हुआ करता था, लेकिन अब इसका इतना पोल्यूट किया जा चुका है कि ये गंगा जो दूध गंगा है कुछ हिस्सों तक है, चाडूरा के ऊपरी हिस्से तक ही थोड़ा थोड़ा है बची हुई है, लेकिन चाडूरा से जैसे आप जाते हैं श्रीनगर के नवगाम नटीपुरा इस एरिया तक पहुँचते हैं, नवगाम में भी कुछ आपको इसका हिस्सा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जैसे नवगाम से आप शुरू हो जाते तो फिर आपको दूध गंगा खत्म हो गई। वहाँ कहीं इसका हाँ निशान है, वो वहाँ पे कभी नदी बहा करती थी वो निशान है। और ये आगे आगे आपको दूसरी बड़ी बात बताऊँ, खुद सरकार ने दूध गंगा पे बिल्डिंग सब बनाई हैं, चाहे वो श्रीनगर के बटमालू के इलाके से दूध गंगा गुजरती थी, छताबल के इलाके से दूध गंगा गुजरती थी, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर उसको फिलिंग करके वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन की गई है। ये है अलमिया हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही अलमिया नहीं हुआ है, पिछले 1-2 सालों से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जो बजरी वगैरह निकाली जाती है उनमें जो ठेकेदार बजरी निकाल रहे हैं वो उसकी इतनी डेप्थ देते हैं कि जो पानी ऊपर से आता है वो नीचे चला जाता है, और पहले वो पानी जो होता था वो एक लेवल पे होता था, आसपास के खेत खलियानों को सैराब भी करता था, लोगों को पीने का पानी मैसर होता था। लेकिन अब उसको जो डीपनेस दी गई है उस नाले को, वो वहाँ पे जो रेत बजरी निकालते हुए, तो अब पानी जो है बिल्कुल नीचे चला गया, तो आसपास के खेत वगैरह हैं वो फिलहाल सूखना शुरू हो चुके हैं और आगे फिर उसके नतीजे साफ जाहिर है हमारे इन्वायरमेंट पर किस तरह से पड़ेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल बता रही है कि इनको जुर्माना हो जाएगा, लेकिन जुर्माना डिपार्टमेंट्स को किया जाता है। अगर सरकार थोड़ा सा जुर्माना उन ओहदेदारों पर करे जिनको जो वहाँ पे ड्यूटी पे है, उनको अगर जेब अपनी से देना पड़े तो तब बात होती है। डिपार्टमेंट को जुर्माना, डिपार्टमेंट भी हमारे जो टैक्स मनी है उसी को इस्तेमाल करती है, उतना उनको जो है बड़ा कोई उनके लिए महंगा सौदा नहीं होता है। आसिफ, बिल्कुल बात माहौलियात की थी, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस इदारे की भी करते हैं जिस पर काफी ज्यादा इन्हिसार अवाम करती है और वो है बिजली डिपार्टमेंट। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सरमा से पहले इस डिपार्टमेंट पर सवाल उठना भी शुरू हो जाएंगे कुछ चीजों को लेकर, लेकिन इंतजामिया अपने हिसाब से एक्शन प्लान तैयार कर रही है और ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें अब जाकर आगे की हिकमत अमली क्या रहने वाली है KPDCL की, इस पर उससे प्लान जारी करने को कहा गया है। दरअसल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो और लद्दाख के लिए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी JERC जो काम करता है, दोनों जगहों पर डिपार्टमेंट कैसे काम चलाता है उस पर नजर रखता है। तो इस JERC की तरफ से जम्मू कश्मीर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी दोनों विंग्स को कहा है कि 100% सार्फिन की जो मीटरिंग का एक्शन प्लान है
वो फौरी तौर पर पेश किया जाए और ये बताया जाए कि आने वाले इस अगले सीजन के दौरान जितनी बिजली इस्तेमाल होती है वो कैसे होगी, मीटरिंग का प्रोसेस क्या है, मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरियाज में कैसे आप निज़ाम चलाते हैं, उस पर मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके हमें बताई जाए। मजीद ये कमीशन ने दोनों जो यूटिलिटीज़ हैं उनसे कहा है कि जो फीडर वार एनर्जी ऑडिट और कंज्यूमर इंडेक्सिंग जो मीटरिंग का सिस्टम है उस पर भी फौरी तौर पर किसी भी तरीके से अगर नुकसान होता है तो उसका तखमीना लगाकर कंसर्न अथॉरिटी को यानी JERC को सौंपा जाए। दोनों विंग से कहा गया है, जम्मू के अंदर भी श्रीनगर के अंदर कहीं ना कहीं अंदाजा जो है डिपार्टमेंट को लगा है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद दबाव पड़ेगा, क्योंकि सरमा में काफ़ी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होगा दोनों सूबों के अंदर, यानी गर्मियों के मुकाबले ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से ये मनसूबा तैयार करने की एक कोशिश की जा रही है। जो डिटेल्स हमारे पास हैं सरकारी दस्तावेजात से ये भी पता चलता है कि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने भी ये मुशाहिदा किया है और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है कि तिजारती या अवामी सतह पर अलग अलग जो जुमरे बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, दूसरे हिस्सों में आप देखेंगे जो आम सार्फिन को बिजली दी जाती है वो कम एरिया, वहाँ पर थोड़ी सी कम बिजली इस्तेमाल होती है। लेकिन आज के वक्त में भी बड़ी तादाद में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग नॉन मीटर्ड एरियाज के अंदर हैं या फिर मीटर्ड एरियाज के अंदर लाए गए हैं, तो क्या 100% मीटरिंग हुई है, ये सारा का सारा प्लान जो है वो पेश करने के लिए कहा गया है ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और इसके लिए हिदायत जारी कर दी गई है। पिछले सीजन में हमने कितना नुकसान उठाया, वहीं 80 और 40 से 80% के दरमियान सार्फिन अब भी हैं सनम जो मीटर जैसी सहूलत से महरूम है यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में। आसिफ, अगर सरकार के आदाद शुमार देखे जाएं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं, लेकिन मीटर की बात की जाए तो अगर कश्मीर में देखा जाए तो कुछ इलाके 2 से 10% के बीच में ही श्रीनगर में मीटर्ड इलाके ज़्यादा नहीं है। रूरल एरियाज़ में पॉसिबल भी अभी हो नहीं रहा है। और जम्मू की बात भी करें तो जम्मू में भी जम्मू की सिटीज़ में, जम्मू सिटी में कुछ इलाकों में मीटर्ड है, बाकी इलाकों में फ़िलहाल मीटर्ड नहीं हो चुका है। और मीटर्ड और अनमीटर्ड के बीच में आपने जिस तरह कटौती की बात की तो जो कटौती है वो होना शुरू हो चुकी है, चाहे वो कश्मीर में फ़िलहाल शुरू हो चुकी है। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलता है तो बाकी में बिजली का मिजाज भी बदलना शुरू हुआ और बिजली का मिजाज बदलने के साथ साथ बिजली महकमे ने 8% की बिजली की कटौती जो इजाफी बिल है वो भी चढ़ाना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में हमें बिजली के हवाले से बहरान की बात जो है वो कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुछ इंजीनियर से परसों मेरी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि इस साल शायद बिजली का बहरान ज़्यादा ही हो, क्योंकि उस पैमाने पे अभी सरकार उसको कूप अप करने के लिए तैयार नहीं हुई है, उस पैमाने पे काम नहीं कर रही है जिस पैमाने पे सरकार को करना चाहिए था। तो ये इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी है कि जब बहरान हो, आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात से पहले से ही तैयारी करने की ज़रूरत है। इस वक्त जम्मू और श्रीनगर में समर्स में जम्मू में बहुत बहरान होता है, विंटर्स में कश्मीर में बहरान बिजली का होता है। तो इन्हीं दोनों इलाकों में बिजली के बहरान से बचने के लिए सरकार को कई कोशिशें करनी थी। कभी सरकार ने या पिछली सरकार ने कई बार कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो बताए थे लेकिन वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं किए गए। इस वक्त भी ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के बहरान से बचने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, मीटर का मामला जो है वो तो लंबा मामला है, लेकिन उससे पहले जो बाकी कहाँ से बिजली लानी है, किस तरह से लानी है, अगर से जम्मू कश्मीर जो खुद अपने बिजली के प्रोजेक्ट्स है, वसाइल जो उसके पास हैं उसमें खुद कफील है, टैप अप नहीं कर सके, वो हमारे लीडरान की गलती है। लेकिन फ़िलहाल जो बहरान आने वाले वक्त में है उससे बचने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। आसिफ, 3 दिन पहले ही जहां पर रिव्यू किया गया पिछले बिलिंग प्रोसेस को और जो नरकों में अब इजाफा होगा यानी 8% के आसपास एमनेस्टी स्कीम भी है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जिस हिसाब से बिजली इस्तेमाल होती है तो 8% तक का जो किराया या जो बिलिंग के प्रोसेस में हमें पैसा देना पड़ता था वो जब बढ़ाने की बात हुई है तो उसके बाद सियासी जमातों की तरफ से भी इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। लेकिन दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ये कहता है कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है इसका रिव्यू हमने करना ज़रूरी है और JERC जो है जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, दोनों यूटीज़ के लिए काम करता है, उसने दोनों सूबों की विंग से इस पर डिटेल रिपोर्ट जो है वो मांग ली है। आगे बढ़ते हैं, इंतजामिया की तरफ से एक और बड़े फैसले की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कैंपस के अंदर आपको टैलेंटेड यूथ नजर आता है, लेकिन कुछ खेल के मैदानों पर नजर आता है। अब वो तमाम लोग जो एस्पायरिंग यूथ है, स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहता है, मौजूदा वक्त में कैसे वो ग्राउंड्स तक पहुंचेगा? स्कूल्स के अंदर तो वो टैलेंट दिखाते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो तो नजर आते हैं, लेकिन मौका कैसे उन्हें मिलेगा? इसके लिए चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का हर महीने अवाम की आवाज नामी प्रोग्राम होता है, रेडियो प्रोग्राम में एक उनके सामने तजवीज आई थी। प्रतिभा शर्मा जो कि जम्मू से एक नौजवान खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई थी, लेकिन अब उनकी बात पर हामी भर दी गई इंतजामिया की तरफ से। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बयान जारी किया, बल्कि इसी प्रोग्राम में उन्होंने कल कहा कि तमाम इंस्टीट्यूशन से
एस्पायरिंग यूथ को, टैलेंट क्रिकेटर्स को, टैलेंट फुटबॉलर्स को, बाकी खेलों में जो दिलचस्पी रखने वाले नौजवान हैं, यूथ है, उसको बाहर लाने के लिए अब क्या एक कोशिश की जाएगी। और वो कोशिश ये है कि 25 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो कश्मीर और जम्मू सूबे से, जिनका एक पैनल तश्कील दिया जाएगा और जिम्मेदारी इस पैनल की ये होगी कि खुद ये तालीमी इदारों, एकेडमीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दौरा करेगा। वहां पर देखेगा कि कौन कौन से नौजवान हैं जो टैलेंटेड यूथ हैं, कौन से नौजवान आगे आना चाहते हैं। वो पैनल इसके लिए बाकायदा, जिसका ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कर दिया है, और 25 ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से या मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन हैं स्पोर्ट्स के, उनके साथ ये जुड़े होंगे ये स्पोर्ट्स पर्सन जम्मू सूबे से, कश्मीर सूबे से। और 19वां एडिशन जो था अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि ये पैनल तश्कील दिया जाएगा 25 लोगों का। ये मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाएगा और जिम्मेदारी इसकी ये होगी कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर उन नौजवानों को बाहर लाए जो इस वक्त पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो कम से कम उन नौजवानों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। कैलेंडर तैयार किया जाएगा, महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन भी एक कैलेंडर तैयार करेगा और उस कैलेंडर को सामने रखकर उसी हिसाब से ये पैनल मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का रुख करेगा सनम, जिसमें 25 लोग होंगे। बिल्कुल आसिफ, ये हमारे टैलेंट को निखारने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की कोशिश है और साफ तौर पे दिखने में आ रहा है और हमने देखा भी है, हमने प्रैक्टिस भी की है। हमें मालूम भी है कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, जो बच्चा है, बहुत ही टैलेंटेड है और ये दुनिया के हर मुकाम, हर जगह पे, हर मुकाम पे अपनी मंजिल पाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन उसको एक सिर्फ टैप अप करने की ज़रूरत होती है, उसको एक नसीजा एक पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके उसने बताया कि इस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट को अगर सही तौर में पॉलिश किया जा सके, उन्हें उससे निकाल के मैदान में लाया जा सके, फील्ड दिया जा सके, तो हम बहुत कुछ नाम कमा सकते हैं, बहुत कुछ दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी कोशिश है जम्मू कश्मीर सरकार की और पिछले साल से लेकर इस साल तक हम सरकार जम्मू कश्मीर की है, वो हमारे नौजवानों को, यूथ को आगे लाने के लिए इकदाम उठा रही है और उसी में ये कोशिश है। और इस कोशिश को बाद हम कह सकते हैं कि हमारा नौजवान जो है वो ये ज़रूर बताएगा कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। आसिफ, चलिए इससे पहले हम एक और ब्रेक पे जाएं, एक और अहम खबर आपको बताते हैं। 3 अक्टूबर की तारीख थी, आप सबको याद है कि डीजी प्रिजन जम्मू के अंदर जो कि मुश्तबह हालत में पाए गए थे, जिनकी डेड बॉडी मिली थी अपने ही कमरे से जम्मू के अंदर। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखा गया, वज़ीर दाखिला का जम्मू दौरा था। लेकिन इसमें तफ्तीश थोड़ी सी जो अब तक हुई है, इनिशियल रिपोर्ट्स जो ज़राए के हवाले से हमें मिली हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि डीजीपी जो प्रिजन थे, यानी जेल खाना, हेमंत लोहिया, उनके जो कत्ल का मामला था, इनिशियल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मुलाजमत की तवक्को इस नौजवान की तरफ से रखी जा रही थी और कहा रहा था कि ये एक्सपेक्टेड था कि उसे भी जॉब दी जाएगी। और यही वजह है कि जब उसका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो उसने डीजी लोहिया का कत्ल करने से पहले खुद की जिंदगी भी खत्म करने की कोशिश की। और ये इनिशियल रिपोर्ट पुलिस की बताती है कि 99% वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अपनी डायरी में यहां तक उसने लिखा है कि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता है, इसलिए जिंदगी में कोई सुकून नहीं है, मौत के बाद ही सुकून मिलता है, जो कोट अनकोट करके हम आपको बता रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट जो पुलिस की बताती है और इसके बाद अब जाकर ये जो पूछताछ इससे हुई है, पुलिस बयान के मुताबिक और जो जराए बता रहे हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट भी इस पूछताछ में साथ रखा गया जो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मेंटली ये फिट है या नहीं। वहां से पता चला है कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का शिकार था और 99% डिप्रेशन का शिकार था। सिर्फ थोड़ा बहुत ये जो स्माइल चेहरे पे रखता था वो फेक थी। इस सारी सिचुएशन में उसने ये तवक्को भी कहीं ना की हुई थी कि उसको मुलाजमत मिलेगी और जिनके साथ वो काम करता था उनसे भी काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी। लेकिन डिनर के बाद फिर क्या हुआ 3 तारीख की शाम को आप सबको याद है, जिसके लिए अब पुलिस ने इनिशियल रिपोर्ट में सिर्फ कहा है कि डिप्रेशन में ये चीज़ें की गई हैं, जिसमें डायरी में भी खुलासा इस नौजवान की तरफ से किया गया। बिल्कुल आसिफ, डायरी वगैरह जो कुछ भी है पुलिस ने उस हवाले से अपना बाज़ाब्ता तौर पर फिलहाल स्टेटमेंट्स जो है वो बना लिए हैं। लेकिन आपको बताया हमें ब्रेक पे चलना है, लेकिन ब्रेक से पहले सनी शर्मा हमें सुरनकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे आग लगी हुई है और जिसमें जो आग है ये तहसील कॉम्प्लेक्स के नज़दीक आई है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के दौरान हमें सनी शर्मा इसकी ज़्यादा तफसीलात देगा, हम सनी के बाद भी चलेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी खबरें हैं सलाम जेके में, मामलात हैं सलाम जेके में। बस इतना।